हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास, मैं जखास, कैसे हैं मेरे खास। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करेंगे हम, और वो बातें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी जो एग्ज़ाम पीओ पॉइंट से ज़रूरी है। एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है और ईएनटी की बात करते हैं, वहाँ की कुछ बातें कर रहा हूँ आज। तो एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का नाम होता है साथियों एपिस्टैक्सिस। क्या नाम होता है भाई? एपिस्टैक्स। एपिस्टैक्सिस वर्ड वैसे तो आप सभी बहुत अच्छे से ज्ञात हैं इसके बारे में। और एपिस्टैक्सिस को अगर मैं एपिस्टैक्सिस ना लिखता और ये वाला वर्ड लिख देता कि एपिस्टैक्सिस का मतलब है नोज ब्लीडिंग, तो आप लोग मेरे हिसाब से और बेहतर जान जाते कि सर ये तो हमें पता है। अच्छा भाई, कई लोग ये जान जाते कि सर नक्शीर मुक्का किसी ने मार देना है तो नाक से खून आ जाना है, और वही क्या कहलाना है? एपिस्टैक्सिस कहलाना है। तो देखिए भाई सीधी भाषा में कहें कि एपिस्टैक्सिस क्या है और नोज ब्लीड क्या है, तो आपका जवाब होगा कि ब्लड कम आउट फ्रॉम द नोज, कि नाक से ब्लड का बाहर आ जाना क्या कहलाता है? एपिस्टैक्सिस कहलाता है। अब भाई कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। किसी ने इंजरी हो गई है, किसी ने कुछ चुबा दिया, किसी ने मुक्का मार देना है, तो कई कारण हो सकते हैं एपिस्टैक्सिस की। पर यहां जो एपिस्टैक्सिस हो रही है, एग्जाम का क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी, वो पूछता है कि एपिस्टैक्सिस होने के लिए वो कौन सा एरिया जिम्मेदार है। एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिस्टैक्सिस, कि एपिस्टैक्सिस के लिए वो कौन सा एरिया जिम्मेदार है, जिसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो बहुत जरूरी क्वेश्चन बनेगा और आपको पता भी होना चाहिए। भाई इस जगह को और इस एरिया को जो नाम दिया जाता है, वो क्या नाम दिया जाता है? तो आपका जवाब है कि सर इसे क्लैप्सिकल एरिया या लिटल्स एरिया या क्लैप्सिकल बैक एरिया के नाम से जाना जाता है। देखिए क्या नाम बोला जाता है भाई, तो आपका जवाब होगा सर, पहला नाम तो होता है, अगर एरिया की बात हो तो क्या बोलोगे? ध्यान से सुनना, लिटल्स एरिया बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है? लिटल्स एरिया बोला जा रहा है। और अगर लिटल्स एरिया ना बोलो तो क्लैप्सिकल बैक फ्लेक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। भाई किस नाम से जाना जा रहा है? तो आपका जवाब ये होगा कि सर क्लासिकल बैक फ्लेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि एग्जामिनर ये वर्ड भी देता है और एग्जामिनर ये वर्ड भी देता है। भाई क्लासिकल बैक फ्लेक्सिस जो है वो कितनी आर्टरी से मिलकर बना है, ये फिर उसका फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान देना, ये क्लासिकल बैक फ्लेक्सिस जो है वो किससे बना है? तो आप कहेंगे इट इज मेड अप ऑफ 5 आर्टरी। भाई 5 आर्टरी है और इन 5 आर्टरीज का गुच्छा है, उस गुच्छे को नाम दिया जा रहा है क्लासिकल बैक फ्लेक्सिस का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, एग्जामिनर कहता है कि एपिस्टैक्सिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एरिया कौन सा है, तो जवाब होगा लिटल्स एरिया है। भाई यहां नहीं रुकेगा, वो एक क्वेश्चन और पूछेगा। जब क्लासिकल बैक फ्लेक्सिस की बात करेगा तो आपने कह तो दिया उसे कि कितनी आर्टरी जिम्मेदार है, तो आप कहना चाहते हैं कि सर 5 आर्टरी, पर वो ये क्वेश्चन ये पूछता है कि मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है, मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है इन 5 में से। क्योंकि एग्जामिनर और उसका काम ही क्वेश्चन बनाना है, तो आप बताइए कि 5 में से जो सबसे कॉमन आर्टरी है जो डैमेज होती है, और उस आर्टरी को नाम देते हैं स्पेनोए प्लेटाइन आर्टरी। कौन सी नाम देते हैं भाई? स्पिनो पैलेटाइन आर्टरी। क्लियर हुआ क्या भाई? ये जो आर्टरी है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, स्पिनो प्लेटाइन आर्टरी जो है। भाई स्प्लेन की बात नहीं हो रही, स्पेनोइड जो है, स्पेनोइड बोन होती है, और इसी के पास में क्या है? आपकी स्पेनो पैलेटाइन आर्टरी है, जो कि मोस्टली डैमेज होने के चांसेज हैं।
तो आप बोल सकते हैं कि ब्लीडिंग में अगर सबसे ज्यादा कोई अफेक्टेड आर्टरी है तो कौन सी, क्लेप्सिकल बैक फ्लेक्सिस तो है ही है। इन 5 आर्टरियों में भी सबसे ज्यादा कौन है, तो आप जवाब देंगे कि मोस्ट कॉमन आर्टरी डैमेज। अगर सबसे ज्यादा कोई डैमेज होती है एपिस्टेक्सिस में या एपिस्टेक्सिस के लिए तो यही वो जिम्मेदारी है। बात समझ आई क्या? हेलो अल्फा टू डेल्टा। चले भाई, यहां तक की बात समझ में आ रही है कि सर 5 आर्टरियां हैं और इन 5 आर्टरियों के समूह में कहीं पर क्या हो जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए तो हम ऐसा कहते हैं। समझ आ गया क्या? अरे हाँ या नहीं? ठीक है भाई, आगे ध्यान दें। अब भाई कॉजेज की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी सी किसकी बात कर रहा हूं मैं, कॉजेज की बात कर रहा हूं कि कारण क्या हो सकते हैं। तो कोज ध्यान से सुनिए, कॉजेज। अब भाई कॉजेज अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। अगर हम बात करें चाइल्ड की, चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन की, और हम बात करें अडल्ट की, तो भाई अडल्ट में तो आप ध्यान दें और चिल्ड्रन में भी आप ध्यान दें। सर ध्यान क्या दें, आप बता ही नहीं रहे हो? हाँ बता देता हूं भाई। बच्चों में, और बच्चों में सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि किसी भी इंजरी के कारण नाक से ब्लड निकल सकता है। तो आप सीधा कारण बता सकते हैं कि मोस्ट कॉमन कारण है बच्चों में ब्लीडिंग होने का, और वो है इंजरी। कौन है भाई? हेलो अल्फा टू डेल्टा। तो आपका जवाब होगा कि सर मोस्ट कॉमन कारण है इंजरी। कौन है? चलिए भैया, एग्जामिनर अडल्ट में जरूर पूछता है भाई, यहाँ इंजरी भी लिखा दे सकता है वो यहाँ पे ट्रोमा भी बता सकता है ना, कुछ भी, या फिर वो यहाँ पे चुभा देना किसी चीज को, पिकिंग जिसे बोलते हैं, पिक कर देना, पिंच कर देना, है ना। अब भाई नाक पे किसी ने कुछ चुभा दिया है, वो नाक नहीं बिंदाते हैं क्या बच्चों के, मम्मियों और छोटे छोटे बच्चों के, लड़कियों के स्पेशली, आजकल के तो लड़के कान बिंदा लेते हैं सब, है। तो जब नाक बिंदाते हैं तब भी ब्लड आ सकता है। तो भाई मेन कारण की बात करूं तो कोई ना कोई इंजरी और ट्रॉमा है। जबकि अडल्ट में अगर मेन कारण है नाक से ब्लड आने का तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है बेटा जी? हाइपर टेंशन है। एवरीबॉडी लिसन बी केयरफुली, यस और नो। चलिए भैया, सीधा क्वेश्चन है कि अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉज क्या है नाक से ब्लड आने का? तो ध्यान दें, ये मोस्ट कॉमन कॉज है भैया, मोस्ट कॉमन कॉज है हाइपरटेंशन। क्या है? हाइपर। अगर किसी फीमेल को, अगर किसी मेल को, अडल्ट व्यक्ति है, नाक से ब्लड आ रहा है तो एक बार जरूर चेक करिएगा कि उस व्यक्ति का ब्लड का प्रेशर तो कहीं ज्यादा नहीं है। क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण जो ये 5 मैंने लिटल्स एरिया बताया है, क्लासिकल बैक फ्लेक्सिस बताया है, ये क्या होता है, ये आर्टरियों का जो ल्यूमन है, वो ल्यूमन क्या है, बहुत ज्यादा थिन है। समझ रहे हो? हाँ, थिक नहीं बोल रहा हूं, ये ल्यूमन बहुत ज्यादा थिन है, पतला है, और थिन होने के कारण ये क्या होता है, बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है। और डैमेज हो जाएगा तो जवाब आपका होगा कि बहुत जल्दी यहां से क्या होना शुरू होती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। इसीलिए सबसे पहले हाई प्रेशर के कारण अगर शरीर में कहीं की वेसल्स डैमेज होंगी तो नाक की होंगी भैया। क्लियर है क्या बात? चलिए, वेरी गुड। तो भी कारण, और कारण की जब हम बात करें तो आपको ये भी समझ में आ गया। अरे आया कि नहीं आया? चलिए यहां तक। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, साइन और सिम्टम्स, तो देखो सीधी बात है, नाक से ब्लड बाहर आ जाएगा, है भाई, कॉमन सी बात है, और साइन सिम्टम्स का स्पेशल कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर आप नर्स हैं और एक नर्स होने के नाते क्या इंटरवेंशन करेंगे। भाई नर्स में हो और नर्सिंग कर रहे हो तो जवाब तो यही होगा कि इलाज क्या करोगे। तो बताइए मुझे, इलाज क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों का जवाब ये होता है कि सर हम क्या करेंगे, उस व्यक्ति को सुपाइन पोजीशन दे देंगे, हैं, हम क्या करेंगे, उसके हेड को एलिवेटेड। अरे भाई ऐसा मत करो यार, अगर आप ऐसा करते हैं तो उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो भाई डेथ से बचाना था कि डेथ करवानी थी? तो जवाब होगा सर बचाना। ऐसे कैसे बचाओगे, ऐसा कैसे बचाओगे भाई? ब्लड है और ब्लड का क्लोट बनकर अंदर चला गया और उसने स्वेलो कर लिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया, तो बचेगा कि मरेगा? तो कभी भी व्यक्ति को अगर एपिस्टेक्सिस हो तो आपको इंटरवेंशन में सबसे पहले क्या काम ध्यान देना है कि सुपाइन पोजीशन तो नहीं देनी है। तो इंटरवेंशन में हम सबसे पहला काम करते हैं कि असेसमेंट करना है हमको। क्या करना है? असेसमेंट। और असेसमेंट में क्या करते हैं हम? चेक करते हैं। पहला काम करते हैं हम चेक द ब्लीडिंग सीवियरिटी, कि ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग की जो सीवियरिटी है उस सीवियरिटी का पता लगाना है हमको।
ठीक है। उसके अलावा ड्यूरेशन, भाई कितना वक्त हो चुका है ये ब्लड जो आ रहा है उस ब्लड को बहते हुए, है ना। तो ये तो इंटरवेंशन के दौरान आपको ध्यान दें असेसमेंट में। अब काम की बात करते हैं हम। देखिए सबसे पहले काम की जब हम बात करें तो व्यक्ति को क्या देनी पड़ेगी, तो आपका जवाब होगा सर व्यक्ति को सबसे पहले इंटरवेंशन में हमें पोजीशन की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, पोजीशन देंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। पोजीशन, और पोजीशन आप व्यक्ति को कुछ भी नहीं देनी है, सिटिंग पोजीशन देनी है। कैसी पोजीशन देनी है, सिटिंग पोजीशन। और सिटिंग पोजीशन बेहतर नहीं लग रही है तो सिटिंग पोजीशन विद क्या करना है, फॉरवर्ड लीन द पेशेंट, कि भाई व्यक्ति को क्या कर देना है, फॉरवर्ड लीन कर देना है, आगे की तरफ झुका देना। क्या कर देना है, आगे की तरफ झुका देना है। पहला काम आपको ये करना है। चलिए पहला काम बता दिए सर। दूसरे काम की बात कर रहा हूं, भाई उस पेशेंट को कहना है कि पिंच द नोज, नाक को क्या कर लें आप, बंद कर लें, किससे, थंब और मिड फिंगर से। समझ आ रही है क्या बात। तो आपका जवाब होगा कि पिंच द नोज फॉर 5 मिनट। भाई 5 मिनट तक कम से कम नाक को बंद कर लो। और जवाब हो तो किससे कर लो, विद द हेल्प ऑफ थंब एंड मिडिल फिंगर, कि भाई आपकी जो मिडिल फिंगर है उससे क्या कर लो, इसको पिंच कर लो 5 मिनट तक। सर नाक बंद करा रहे हो, अरे मुंह को ओपन कर लो और माउथ को क्या करना है, एंड रिमेनिंग द माउथ ओपन, कि माउथ को क्या करना है भाई, ओपन कर लेना है। ये बात आपको ध्यान देनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है ये। अब देखो अगर 5 मिनट तक आप बंद करके रखोगे तो कोगुलेशन हो जाएगा, क्लोट बन जाएगा और ब्लड नाक से रुक जाएगा। और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति को आपने पिंच भी करवा दिया, उसका नाक भी बंद कर दिया, फॉरवर्ड लीन पोजीशन भी दे दी, है ना, काम आपने सारे ही कर दिए हैं, काम आपने सारे ही कर दिए हैं, पर अभी भी पार नहीं पड़ी है। तो फिर क्या करना पड़े आपको, ध्यान से सुने उस बात में। भाई इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, तीसरी बात पर ध्यान दें। ठीक है, और तीसरी बात की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है कि फिर आप कर सकते हैं इस व्यक्ति के अप्लाई द आइस ऑन दी नॉस्ट्रिल। भाई नाक पर क्या कर सकते हैं, आइस अप्लाई कर सकते हैं, ठंडा पानी अप्लाई कर सकते हैं, कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए और जो वेसल्स डायलेटेड होकर ब्लड निकल रहा है तो वो रुक जाए। अभी भी पार नहीं पड़ती है बेटा, तो फाइनल काम करना पड़ता है और उस व्यक्ति का नोज जो है उस नोज को क्या करना पड़ता है, नेजल पैकिंग जिसे हम कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, तो आपका जवाब होगा कि सर हम क्या कर देंगे, नेजल पैकिंग करेंगे, नाक को बंद करेंगे, नेजल पैकिंग विद द हेल्प ऑफ स्टेराइल। ध्यान देना है मेरी बात पे, स्टेराइल, और कैसा होना चाहिए वो, ड्राई कॉटन बोल लो या तो, और कॉटन नहीं है तो क्या बोल सकते हो कि गॉज पीस की मदद से हम ऐसा करते हैं। क्लियर बात है क्या, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अरे हाँ या नहीं, बात समझ में आई क्या, वेरी गुड। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है और ये सीधे सीधे काम करने। अब एक बार एग्जामिनर क्या कहा, इसी एपिस्टेक्सिस की कंडीशंस में ही क्या होता है कि भाई इंजरी, किसी ने मुक्का मारना है और ये नेजल सेप्टम है, आप सभी जानते हैं। तो कई बार क्या होता है, नेजल सेप्टम का इधर इधर घूम जाना होता है, भाई नाक टेढ़ा हो गया, नाक तिरछा हो गया, सुना आपने, ये तो देखा भी होगा। हाँ, उस कंडीशन को बोलते हैं साथियों डीएनएस। क्या बोलते हैं उसे, डीएनएस। सर डीएनएस क्या होता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन की बातें कर रहे हो, अरे नहीं यार, डीएनएस वर्ड का मतलब होता है कि डेविएटेड नेजल सेप्टम। किसकी बात कर रहा हूं, डेविएटेड नेजल सेप्टम। भाई नाक था किसी व्यक्ति का और ये सीधा था यूं, पर अब क्या हो गया, डेविएशन हो गया और ये नाक कुछ ऐसा बन गया। भाई इंजरी हुई और इंजरी के बाद में नेजल सेप्टम ऐसा हो गया है।
भाई नॉर्मल सिचुएशन से क्या हो जाना, प्रोट्रूजन हो जाना, साइड में हो जाना, लेटरल हो जाना, है ना, किधर भी हो जाना, पर अपने स्थान से क्या हो जाना, डेविएशन हो जाना, उसे क्या कहते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम नाम देते हैं। समझ में आई क्या मेरी बात? अरे यस और नो। और डेविएटेड नेजल सेप्टम का मतलब क्या हुआ कि आउटवर्ड, या तो आउटवर्ड और या तो इनवर्ड मूव ऑफ नेजल बोन, कि नेजल बोन का आउटवर्ड, इनवर्ड, या फिर क्या भी बोल सकता हूं, एक वर्ड और लिख दें कि लेटरल, क्या भी बोल सकते हैं भाई, लेटरल क्या हो गया है, मूव हो गया है अपनी जगह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम का नाम दिया जाता। अब डेविएटेड नेजल सेप्टम कई प्रकार के हो सकते हैं। देखिए एक की बात कर रहा हूं तो आपको इससे नजर आ रहा है कि ये कैसा डेविएटेड नेजल सेप्टम है, तो आपका जवाब होगा सर उल्टा सी नजर आ रहा है हमें ऐसे। एक डेविएटेड नेजल सेप्टम ऐसा होगा और उसमें क्या बन जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर सीधा सी। कुछ डेविएटेड नेजल सेप्टम होते हैं वो एस शेप के बन जाते हैं, समझ रहे हो? हाँ, कैसी भी शेप बन सकती है। कुछ क्या होते हैं ऐसे ऑब्लिक्यू बन जाते हैं, कुछ में क्या होता है हॉरिजॉन्टली हो जाता है, कुछ वर्टिकल तो सीधा है ही है, पर ऑब्लिक्यू देखा जा सकता है, हॉरिजॉन्टल देखा जा सकता है, एस शेप का देखा जा सकता है, सी शेप का देखा जा सकता है, उल्टे सी शेप का देखा जा सकता है, और मोस्टली डेविएटेड नेजल सेप्टम जो होता है वो एस शेप का या फिर सी शेप का देखा जाता है। बात समझ में आई क्या, हाँ या नहीं? एक और क्वेश्चन पूछेगा इसके बाद। क्या क्वेश्चन बन सकता है, वो कहेगा कि किसी व्यक्ति को डीएनएस है, क्या है भाई, डीएनएस है, और आप डीएनएस को क्या करना चाहते हैं, ट्रीट करना चाहते हैं, इसका ट्रीटमेंट बताओ। तो भाई दवाइयों से तो बोन को आप सीधा कर नहीं सकते ना, दवाइयों से तो आप बोन को सीधा कर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करी जाती है, डीएनएस को ट्रीटमेंट करने के लिए एक सर्जरी करी जाती है। और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सर्जरी करी जाती है और सर्जरी का नाम बताओ, तो सर्जरी का नाम क्या होगा, आपको जवाब ये होगा कि जवाब सीधा सा है सर, प्लास्टिक कर दो, और क्या कर दो, सेप्टोप्लास्टी कर दो, सेप्टोप्लास्टी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि सर्जिकल करेक्शन ऑफ नॉस्ट्रिल्स या नेजल सेप्टम, कि सर्जरी करके आप क्या कर रहे हो, नेजल सेप्टम को सही कर रहे हो, दैट कंडीशन इज सेप्टोप्लास्टी। समझ आ गई क्या? हाँ सर, डीएनएस का आपने कारण नहीं बताया, मोस्ट कॉमन कॉज, ध्यान से सुने तो जरूर ध्यान दे मेरी बात पे, इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो ये चलते चलते नहीं होता कि चलते चलते मुझे तो तुमसे यूं ही इकरार हो गया था, भाई साहब ऐसा नहीं है, है ना। हाँ, मंजिल मिल ही जाएगी देर से ही सही, गुमराह तो वो हैं जिन्होंने अभी चैनल खोला ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। तो भेज दीजिए अपने दोस्तों तक, पहुंचा दीजिएगा इस इंफॉर्मेशन को, ताकि वो भी इस गुमराहपन से बाहर आए कि कुछ तो यूनिक पढ़ पाए, कुछ तो नया पढ़ पाए। ध्यान दे मेरी बात पे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सलाम है मेरा आप सभी को। ये छोटा सा टॉपिक था जिससे मैंने कोशिश करी है कि आपका हर वो कंसेप्ट क्लियर कर दूं जो यहाँ से बन सकता था, और आप उसे क्लियर करे होंगे ऐसी उम्मीद मैं करता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो भी करें। कोशिश करें कि कम से कम अपने दोस्तों तक पहुंचा दें जिसको ये कंसेप्ट बहुत आसान लगे, और डेफिनेटली वो इससे कुछ लर्न कर ले। थैंक यू सो मच। मैं विकास आप सभी से विदा लेता हूं। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए CHO की बेहतरीन टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी आ रही है। कई क्वेश्चंस उसमें आप बहुत देख पाएंगे जो हूबहू CHO एग्जाम में देखे जा सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।